राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि किया, ठीक उसी दिन रात में उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने देश के युवा, देश के स्टूडेंट और साथ साथ एक वर्ड जोड़ा, देश के जेनजी। तो इसको लेकर अब बीजेपी के लोग इसको प्रतिक्रिया में ले रहे हैं कि यहाँ भी भड़काया जा रहा है नेपाल की तरह। इसको आप किस तरह से देखिए? तो जैसे इन लोगों के मतलब मंत्री के, विधायक के जो बाल बच्चे हैं विदेश में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है उनकी छतें टपक रही है, छत ही नहीं है किसी स्कूल में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोगों के अंदर तो ये बात जा रही है ना कि हाँ, दो तरह की नीति चल रही है। एक नीति चल रही है कि आप विदेश में पढ़ा रहे हैं, एक तरफ स्कूल में छत नहीं। नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं कांव कांव न्यूज। आज की जो चर्चा है हमारी, राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप, उसी पर हमारी चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर लाल बाबू यादव। तो सर, देखा गया कि जैसे अमेरिका ने 2 परमाणु हमले जापान पर किए, ठीक राहुल गांधी ने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग पर की, और उनका ये टॉपिक भी था कि हम परमाणु बम गिरा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि आगे हाइड्रोजन बम भी आएगा, लेकिन अभी वो परमाणु बम, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने परमाणु बम कह के और वो दिया। उन्होंने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें एक जो था वो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि कैसे वोटर के मतलब नामों को फेक वोटर को चुनाव आयोग द्वारा जोड़ा जा रहा है। और दूसरा जो उन्होंने 18 तारीख को किया, जस्ट इसका उल्टा था। उन्होंने कहा कि कैसे वोटर को डिलीट किया जाता है, यानी दोनों का उन्होंने सॉलिड प्रमाण भी दिया। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, पहले तो नाम का जहाँ तक ले सवाल है ना, ये विचार का बम है। जब भी बम की फिलॉसफी की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव राजगुरु ने इंडियन ट्रेड बिल और डिस्प्यूट बिल पर भारत के संसद में, तत्कालीन संसद में बम फेंका था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, तो यह बम है जो धमाका के रूप में आया है। तो यहाँ पर विचारों का बम है ना, कि अब तक जो परंपरागत ट्रेडिशनली चल रहा है ना, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खास कर करके भारत की जो, जिसको आजकल हम लोग गोदी में बैठी हुई मीडिया कहते हैं, क्योंकि अब यह नाम इतना प्रचारित हो गया है कि गोदी मीडिया भी अपने को गोदी मीडिया कहने लगी है। तो उसके जो अभी तक की धारणाएं थी, उसको एक बार एक ब्रेक करके तोड़ने के लिए उसने उन शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि मूर्ख लोग कहते हैं कि देश में बम नहीं पटकना चाहिए, विचारों का बम तो हमेशा पटका जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात की इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए इन सवालों को लेकर के, तो निश्चित रूप से पहली बार हमारे देश के अंतर्गत जो स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय के रूप में संविधान में रिप्रेजेंटेशन के लिए, चुनाव के लिए आयोग, चुनाव आयोग की गठन किया गया था, उसमें आज के दिन में उसके ऊपर सवाल लगे हैं, और वह सवाल उसके लिए, उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब ये सवाल उठे कि वह किसी पक्ष के लिए या किसी सत्ताधारी दल के लिए काम करना शुरू कर दिया है, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। राहुल गांधी ने अपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको वो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, हाइड्रोजन तो अभी आएगा, केवल परमाणु बम कहते हैं, है ना, और इन बमों का वो चर्चा इसलिए करते हैं कि अब तक इन सवालों को किसी ने नहीं उठाया था, है ना, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पहला वाले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सुविधा के अनुसार, खास करके महाराष्ट्र का और कर्नाटका के महादेवपुर सीट का उन्होंने कहा कि उन्होंने जोड़ देते हैं ये लोग, वोटर अपने सुविधा के अनुसार जोड़ देते हैं।
इस बार हुआ कि जहाँ पर जीतने की संभावना होती है वहाँ पर घटा दिया जाता है। तो ये सब सवाल जो है सो दो तरह से है, यह कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब एडल्ट फ्रेंचाइज बालिग मताधिकार का अधिकार दिया था भारत के संविधान में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज मैंने देश में जो सामंती व्यवस्था से चल रहा भारतवर्ष है, जिसमें राजा राजवाड़ों का बोल बना रहा है, आज पहला बार मैंने रानी का और मेहतरानी को बराबर कर दिया। वोट दे का अधिकार दे करके दोनों को एक ही वोट दिया और दोनों को बराबर कर दिया। अब वो अभी वोट देगी और वो अभी वोट देगी, दोनों में इक्वलिटी होगी, वैल्यू बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर। आज सीधे तौर पर अगर किसी के वोट को हटाया जा रहा है ना, या कहीं पर जोड़ा इसलिए जा रहा है कि हमारे मन माफिक लोग को उसमें जोड़ दो फर्जी तरीका से, तो यहाँ पर उस अवधारणा का जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान का मूल तत्व कहा था, उसकी हत्या की जा रही है। और किसके द्वारा की जा रही है? एक संविधानिक निकाय के द्वारा, जो ताकत प्राप्त करती है संविधान से ही, मेरा मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग से है, इसमें व्यक्ति सापेक्ष और व्यक्ति निरपेक्ष हो सकता है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम राहुल गांधी के द्वारा किए गए कामों को निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो तब होती जब चुनाव आयोग उसका जांच कराता अपने तरीके, क्योंकि जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर उसको थोड़ा भी कोई सवाल उठा देता है तो उसको जांच करना चाहिए, जांच कराना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। चूंकि नहीं आ रहा है और उस तरह का कोई प्रयास नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो सवाल बनता है और यह देश के लिए चिंता की बात है। ये बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी चिंता की बात है। और अगर दूसरे शब्द में कहा जाए कि अगर इसको इसी तरह बढ़ावा दिया जाता रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में भी है, मुझे ऐसा लगता है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 सितंबर को हुआ, तो उससे लेकर कुछ सवाल जो राहुल गांधी ने किया, चुनाव आयोग ने एक ही शब्द में कहा कि ऑनलाइन वोटरों को नहीं काटा जा सकता, जबकि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 सवालों को उठाया। उन्होंने एक तो ऑनलाइन कहा कि काटा जा रहा है, उसका उन्होंने प्रमाण दिया, वो नागराज वगैरह को लेके भी आए थे, कुछ को ऑनलाइन भी बात कराए। दूसरा उन्होंने कहा कि कर्नाटक का ही उदाहरण लिया, आलंद जो विधानसभा क्षेत्र है उसका उन्होंने उदाहरण लेके कहा कि यहाँ पर कटा गया है, 6000 से ऊपर वोटों की संख्या है और सीआईडी मांग रही है, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। उसमें उन्होंने स्टेट इलेक्शन को भी शामिल किया कि वो भी मांग रही है कि हमको दीजिए, लेकिन डाटा नहीं दिया जा रहा है, तो इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो इन प्रश्नों को आप कैसे देखते? देखिए, दो बात है इसमें। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का एक बागी है कह देना कि शायद ऑनलाइन वोटर को हटाया नहीं जा सकता, तो यह एक निश्चित रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात है जिसका मैं विशेषज्ञ नहीं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर के द्वारा हटाया जा रहा है। मैंने उन्होंने जो कहा उसी पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि साहब उसमें सीधे नहीं हटाया जा सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे नाम में और उम्र वगैरह में कुछ गड़बड़ी थी, तो बिहार की सरकार ने कलेक्टरी में एक सेंटर बनाया है जहाँ पर आधार का और वोटर का जो है सो परिमार्जन होता है, सुधार किया जाता है। तो हमने तो वहाँ पर अप्लाई किया और मैं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि आपको तुरंत आपके नंबर पर जो आधार नंबर है उसके आधार पर एक OTP आएगा और OTP का जवाब आप बता दीजिएगा तो हम इसको फीड कर देंगे और संबंधित करेक्शन तो हो जाएगा। वही चीज वो भी कह रहे हैं कि OTP लिया गया। चुनाव आयोग को तो जांच करना चाहिए कि आखिर OTP माने मोबाइल का जो यूज किया गया महाराष्ट्र में कैसे, कर्नाटक का आदमी है, OTP जनरेट कैसे हो रहा है, इसकी बजाय वो कह रहा है कि ऐसा डिलीट नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो प्रमाण उन्होंने दिया है उसके आधार पर लगता है कि डिलीट किया जा सकता है ना, लेकिन इसमें गहराई और डेप्थ तब होगा
जबकि क्यों नहीं किसी के द्वारा किया जा सकता है, इसका कोई डेमो इलेक्शन कमीशन करे, है ना। चूंकि उससे वो भागता है तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ एक और पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकार किया कि कर्नाटका में ऐसा किया जा रहा था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में जवाब में, है ना। तो वहाँ के जो स्टेट मशीनरी के इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस पर FIR किया, मुकदमा किया, प्राथमिकी दर्ज कराई। लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद में उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रुक गया या चलता रहा। तो यहाँ पर यह देखने के पता चलता है कि एक तरफ वह कहता है इलेक्शन कमीशन की इसको नहीं किया जा सकता है, और दूसरा प्राथमिकी दर्ज किया जाना इस बात का परिचायक है कि नहीं इसको किया जा सकता है, या किसी ने किया तब उसके कॉग्निजेंस में आया कि नहीं प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए, तो इसलिए उसका यह दावा कि इसको नहीं किया जा सकता है यहाँ पर सही प्रतीत नहीं होता है। अच्छा, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो रही है, तुरंत बीजेपी के जो अनुराग ठाकुर हैं, वो सांसद, वो आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देने लगते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन में इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 18 तारीख को राहुल गांधी ने, उन्होंने दो बात कही। पिछली बार, इस बार उन्होंने न तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया और न भारतीय जनता पार्टी को नाम लिया। तो हमारे गांव में, इलाके में कहा जाता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो तीर किसी को अनावश्यक रूप से क्यों लड़ती है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, है ना। या यह हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने अनौपचारिक रूप से अनुराग ठाकुर को उसका प्रवक्ता बना दिया, फिर भी उन्होंने जो जवाब दिया उसमें कोई खास जान नहीं था, है ना। इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी प्रेस नोट के द्वारा उसका जवाब दिया गया था, लेकिन बैक हुए कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन के CEC वो नहीं आए, है ना। नहीं तो अगर उसमें कुछ जान रहता तो वो सीधे तौर पर आते, और इस बार उन्होंने कोई एफिडेविट भी नहीं मांगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसी बात है जिसमें एफिडेविट मांगने पर उन्हें फंस जाने का खतरा है। कहीं हो सकता है पीछे वाले से सतर्क हो गए, इसके पहले भी अनुराग ठाकुर का उनसे एफिडेविट नहीं मांगा गया, राहुल गांधी से मांगा गया, तो ये तो आवाज उठने लगी। ये पॉसिबल है ना। लेकिन आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं ज्ञानेश कुमार का प्रवक्ता नहीं हूँ और न मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ। जो तथ्य आपको जानकारी में है, समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद में, मीडिया से गुजरने के बाद में, जो नैरेटिव, जो विमर्श मेरे दिमाग में आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हाँ, जरूर है कि एक सजग नागरिक के रूप में देश के अंदर घटने वाली घटनाओं के प्रति हम सबको सजग रहना चाहिए, उसके चिंता में रहनी चाहिए। खास करके एक लोकतांत्रिक देश में हमें इस पर हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, जो आज कुछ भी हो रहा है। एक और सवाल लोगों के द्वारा आ रहा है कि जैसे चुनाव आयोग कह रहा है, या कई सवाल लोग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को अब कोर्ट जाना चाहिए, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा में, 19 वाली लोकसभा में एक बार क्या हुआ कि चुनाव आयोग के अधिकारों और कार्यों को लेकर के लोकसभा के अंतर्गत एक विधेयक लाया गया था, जो पास हो चुका हो दोनों सदन से, है ना। 2023 में ही पास किया। हाँ, तो पास किया गया है, उन पे कोई भी केस वगैरह नहीं किया जा सकता। तो ये बात है उसमें, उसके चलते उनको पेट्रोनाइज किया गया है उस एक्ट के द्वारा। मतलब उस दिन जब लाया जा रहा था, जिसमें 146 MP को बाहर कर दिया गया था, आपको याद होगा, उसी एक्टवा को, तो उस दिन तक ले यह बात संभावनाएं साफ होती जा रही थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठे, तो उसको यह संरक्षण दिया जा सकता है ना। और उसमें दिया गया, बल्कि विशेषज्ञों का, लॉ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है
कि उस एक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को इतना सुरक्षा दी गई है जितना भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल बिल्कुल 2023 में ही वही है ना, उतना ज्यादा दिया गया है, यानी टिल डेथ तक जी 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 उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, है ना। अब रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर पॉलिटिकल पावर बदल गया जाएगा तो दूसरा बन सकता है, लेकिन आज के दिन में अगर उस एक्ट का हवाला देते हुए सरकार के तरफ से कोई कौंसल खड़ा होता है तो जाहिर है कि टिकेगा नहीं। लोगों का ये सवाल रह रहा है कि मतलब ज्ञानेश कुमार पर न लग करके चुनाव आयोग के मतलब ये लेके कि अब बात नहीं मान नहीं, रहे, उसमें सुनवाई के लिए नहीं, उस एक्ट में सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के और भी दूसरे अधिकारी हैं जो लीड पोजीशन तो इस सरकार के द्वारा पहले तो इसमें प्रक्रिया में ही बदलाव किया गया, जिसे इसमें रखा गया था 3 आदमी मेंबर, जिसमें कोर्ट के एक मेंबर रहते थे उनको हटा दिया गया, चीफ जस्टिस हाँ, रहते थे, तो वो तो अलग था, वो एक अलग था कि साहब लीडर अपोजिशन, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि, तो 3-2 से होता था या सबकी सहमति से होता था। पहली बार चीफ जस्टिस को उसमें से हटा करके लॉ मिनिस्टर को या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को रखा गया, तो उसी दिन बेईमानी हो गई। तो ये जिस पर अभी भी सवाल उठ रहा है, तो ये दोनों अलग बात विषय है ना, क्योंकि अभी जो लेजिस्लेशन हो रहा है, चाहे जो कानून बनाया जा रहा है, वो तो अपने तय कर रही है भाजपा, उसको क्या किया जा सकता है। एक और भी सवाल है और अंतिम सवाल है कि चुनाव राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि किया, ठीक उसी दिन रात में उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने देश के युवा, देश के स्टूडेंट और साथ साथ एक वर्ड जोड़ा, देश के जेनजी। तो इसको लेकर अब बीजेपी के लोग इसको प्रतिक्रिया में ले रहे हैं कि यहाँ भी भड़काया जा रहा है नेपाल की तरह। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर भारत में राहुल गांधी के कहने से अपने यहाँ 1997 से लेकर के 20 से 15 के बीच के युवा जग जाए, है ना, तो उसी दिन इस देश की राज सत्ता समाप्त हो जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत, दुनिया के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं का निश्चित रूप से असर पड़ता है। वह राहुल गांधी ने उसका जेनजी का जो चर्चा किया, ये वो अपनी समझ के अनुसार किया, मैं उनके तरफ से तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि दुनिया में जो अभी यूथ का, युवा वर्ग का मानसिक स्थिति है, उस युवा वर्ग की मानसिक स्थिति ने दुनिया के समक्ष एक नई चुनौती खड़ा की है, और वह सिर्फ नेपाल में हो गया, क्योंकि नेपाल छोटा सा देश है, वहाँ हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा कि हाल के 1-2 वर्षों के अंतर्गत पूरा का पूरा आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत के चारों तरफ ऐसा हुआ, ठीक है, और वह पॉलिटिकल पावर, जो लोग सत्ता शेयर कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में हुआ। आपने देखा कि श्रीलंका में वहाँ के राष्ट्रपति को पद छोड़ कर जाना पड़ा, है ना, तो वहाँ पर वो आपने चेंज देखा, ठीक है। कुछ दिन पहले आपने मालदीव में भी देखा होगा, चुनाव के पहले वहाँ के भी जनता सड़क पर आ गई थी, खासकर उसमें नौजवानों की भूमिका है। तो बांग्लादेश में तो आपने देखा ही देखा हमारे पास में, है ना। हालांकि ये बहुत पुरानी धारणा है, और अगर इसको दार्शनिक रूप में हम आपको समझाना चाहें तो इसकी अवधारणा की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, और उसके प्रणेता का नाम था जयापाल सार्त्र। सार्त्र के दर्शन के अंतर्गत है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, युवा जनरेशन है, उसको अपने जो ट्रेडिशनल पहले से जो माता पिता वाला जो जनरेशन है, उससे बहुत रिश्ता नहीं है, उसको वह डिनाउंस कर रहा है ना। लेकिन जब सार्त्र इसको बोल रहे थे तो उस वक्त तक ले इतना दुनिया में डिजिटल क्रांति नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने यह बात जरूर कही थी कि साहब, आज का सार्त्र का वो दर्शन था, जिस दर्शन को हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप का सिद्धांत, है ना, या हिंदी में उसको बोलते हैं पीढ़ियों का अंतराल। पीढ़ियों का अंतराल ये कहता है कि जैसे
उसको तो बहुत आसान तरीका से छात्र को बताया जाए या पीढ़ियों को अंतराल को बताया जाए, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब, कहा जाता है कि जब भी शादी के बाद में या जैसे भी नॉर्मल पति पत्नी मिलते हैं, है ना, जिस भी रूप में मिलते हैं, तो चाइल्ड का आना एक एक्सीडेंट है ना। वो सिर्फ भारतवर्ष में कहा जाता है कि लोग जाते हैं तो योजना बनाते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं राम हो गए, कृष्ण हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है। इट वॉज मेयर ए क्लाइमैक्स और मेयर ए इंटरेस्ट, है ना। तो वो उनका कहना है कि नहीं साहब ऐसा होगा, तो फिर हमारा उनसे लगाव काहे के लिए होना चाहिए। दैट इज वाई आप इधर के दिन में देखिएगा, जब से डिजिटल युग आया है, तो ये जो नया जनरेशन है, वह जनरेशन में बहुत बड़ा रिएक्शन है, जिसको जेन जेड कहा जा रहा है। और ये जेन जेड दुनिया भर में है, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन, कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसकी क्या खासियत है? उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वह समानता चाहता है ना। उसके अंतर्गत जातिवाद नहीं है, उसके अंतर्गत क्षेत्रीयता नहीं है, उसके अंतर्गत धर्मभीरुता नहीं है, ये सबसे ऊपर है। ये एक बड़ी बात है। यह इसके लिए, आपके लिए और हमारे लिए एक संकेत है, शुभ संकेत है, या गुड सिग्नल है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये पीढ़ी जो है सो हमारे समाज के अंतर्गत इन गलतियों को सुधार दे, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी अपने से जोड़ी चुन करके शादी करता है, हो ही रहा, बड़े पैमाने पर तो हो रहा, ऊंचे वर्ग में हो रहा है, सिर्फ नीचे और गरीब के लिए वर्जनाएं हैं। तो वो अगर समाप्त हो जाए तो आपको जातिवाद समाप्त हो जाएगा। फिर अगर देखिएगा कि बड़े बड़े लोग, जैसे बिहार के अंतर्गत बड़े लीडर जो है क्रिश्चियन की शादी कर रहे हैं, या देश भर के अंतर्गत जितने भी भाजपा के बड़े नेता है जो हिंदुत्व कहते हैं, वो मुसलमान के उनके दामाद हैं। तो ये सब जब निचले स्तर पर आ जाएगी, खास करके जनजेड में आ जाएगी, तो जातिवाद समाप्त होगा, धर्मवाद समाप्त होगा। और उनका एक और भी इशारा है कि वो करप्शन के खिलाफ है ना। नेता लोग जो सुख भोग रहा है जी, आजकल जन्मदिन मनाने के लिए जो आप देख रहे हैं कि लोग कहाँ जम्मू कश्मीर तक जा रहा है। हाँ, डेस्टिनेशन मैरिज हो रहा है। अब शादियों में यह तय की जा रही है कि साहब हम यहाँ नहीं शादी करेंगे, गोवा के रिसोर्ट में शादी करेंगे। ये क्या है? धन का अपव्यय है। अब गोवा के रिसोर्ट में जो जाएगा उसी कम्युनिटी का आदमी होगा जो हवाई जहाज का टिकट बुक करेगा, है ना। तो एक तरफ तो यहाँ पर हमारे दिनकर कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे खिलाते हैं, माँ की छाती से चिपट चिपट जाड़े की रात बिताते हैं। तो एक ये बड़ा वर्ग है। दूसरा आप देखेंगे कि अभी फोर्ब्स का भी रिपोर्ट आया है और इकोनॉमिक सर्वे भी आया है कि पिछले 2 वर्षों के अंतर्गत दोगुना हो गए हमारे यहाँ करोड़पति अरबपति। तो जब कोई करोड़पति अरबपति बढ़ेगा तो जाहिर है कि गरीब भी बढ़ेगा उसी अनुपात में, कुछ लोग के हाथ में सत्ता जाएगी। इसको लेकर के भी हमारे युवा वर्ग में विद्रोह है ना। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो उसके अंतर्गत उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। खुदा न खास्ते अगर भारतवर्ष में भी हो जाए, हालांकि इसकी अपनी संभावनाएं हमारे अनुसार कम इसलिए लगती है कि यह देश विशाल है, इसमें विविधता है, सब लोगों के अपने अपने युग धर्म है। एक सब देखिए तो जैसे इन लोगों के मतलब मंत्री के, विधायक के जो बाल बच्चे हैं विदेश में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है उनकी छतें टपक रही है, छत ही नहीं है किसी स्कूल में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोगों के अंदर तो ये बात जा रही है ना कि हाँ, 2 तरह की नीति चल रही है। एक नीति चल रही है कि आप विदेश में पढ़ा रहे हैं, एक तरफ स्कूल में छत नहीं है। नेपाल के अंतर्गत का हम आपको उदाहरण बताना चाहेंगे। तो भारतवर्ष में और दुनिया भर में यह माना जाता है कि जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है ना, खासकर के कम्युनिस्ट प्रणाली जो है वो इक्वलिटी में विश्वास करता है। खास करके मार्क्स कहते हैं कि शायद दुनिया के सभी गरीबों को एक साथ मजदूर हो जाना चाहिए। तो वहाँ तो राष्ट्र प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के थे नहीं। हाँ। तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ में अगर विद्रोह होता है तो इसका मतलब वो बेईमान हो गए थे, है ना। तो अब तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। सभी प्रिविलेज क्लास के लोग हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारतवर्ष में आप देखिएगा
तो सिर्फ वह तुलना नहीं किया जा सकता कि साहब यहाँ का नेता लोग का बेटा लोग कहाँ कहाँ जाता है, वो जी, जी। नेपाल की कथा है। जी, जी। वो यहाँ पर तो कारपोरेट सेक्टर है। यहाँ पर नेताओं को अगर मिडिल क्लास में आप मानते हैं प्रिविलेज रूप में, या उसके नीचे वाला नेता को लोअर मिडिल क्लास निम्न मध्यम वर्ग मानते हैं, तो यहाँ का तो सभी कारपोरेट और कारपोरेट द्वारा पोषित आदमी जितना है वो ऊपर क्लास है। अब जैसे मान लीजिए कि उसके बेटे की शादी हुई है ना, मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई, तो उसमें उस शादी के अंतर्गत कहा गया कि बिहार का जो 1 साल का एनुअल बजट है उससे कुछ बेसी खर्चा हुआ है ना। ये क्या है, धन का व्यय है ना। तो ये चीज निश्चित रूप से जब अखबारों में छपती है तो हमारे लोगों के, आम लोगों के दिल पर निश्चित रूप से जो है सो तकलीफ होती है, रोलरे चल जाता है आप समझिए। तो वो बैठेगा नहीं, किसी न किसी रूप में तो प्रकट होगा, है ना। तो अगर राहुल गांधी इन सवालों को उठा करके इसको अगर दिशा दे रहे हैं, नौजवान हैं, अनमैरिड हैं, उनके अंतर्गत ये सब गुण है, तो हमको लगता है कि इसका नेतृत्व एक सकारात्मक दिशा ले सकता है। कुछ और विशेषज्ञों का कहना है कि जब इतना बड़े पैमाने पर चुनाव की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, तो पॉलिटिकल पावर का चेंज आने वाले दिन में भारतवर्ष में हो सकता है कि वोट के द्वारा नहीं हो। तो कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जनविद्रोह भी अपने यहाँ हो सकता है। मैं उस पर अपनी राय नहीं देता, उसके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सवाल भी आ रहे हैं, उठ रहे हैं। और अंतिम बात यही है कि इसमें एक गैप बनता जा रहा है ना। जो एजेंडा लोग सेट कर दे रहा है उसी को लोग रिपीट कर रहा है, कुछ अलग से जुआ पढ़ नहीं रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात मुझसे छूट रही है वो है मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका के अंतर्गत आप देखिएगा कि भारतवर्ष के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को और प्रिंट मीडिया को गोदी मीडिया कहा जा रहा है, मतलब सरकारी मीडिया, है ना। किसी जमाने में मुझे याद है कि दूरदर्शन पर यह आरोप लगता था, तो बाद में प्राधिकार बना करके उसको ऑटोनोमस दर्जा दिया गया था। उसी वक्त इंदिरा गांधी के जमाने में ही, कांग्रेस के जमाने में भी दिया गया था उस तरह का। सिर्फ यह रिपोर्ट आज के दिन के अंतर्गत आप देखिएगा कि अगर वहाँ का एंकर जो एजेंडा लेकर के आता है तो आपके मुंह में डलवा करके वह बात करना चाहता है, तो इसलिए बड़े पैमाने पर उनका गिरा है, टीआरपी गिरा है। और नौजवान तो मेरी जानकारी के अनुसार उसको देखता ही नहीं है ना। आपको न्यूज ग्रुप को और इसके ग्रुप को जैसे ही आता है वह जो है सो चेंज कर करके सिनेमा देखने लगता है ना। और सिनेमा भी वो एंग्री एगमैन का, यंग लड़कों का सिनेमा थोड़ा आजकल ज्यादा प्रचलित हो गया है, सब उसी तरफ जाता है, जेंडे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इस गैप को पाटने में एक जो अहम भूमिका अदा कर सकता था, नौजवानों के थ्रस्ट को, प्यास को बुझा सकती थी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट, वो अभी अपने में फेल है। तो अगर भारत के अंतर्गत इस तरह की कुछ घटनाएं होती है तो मुझे लगता है कि इसमें मीडिया भी दोषी होगी, है ना। क्योंकि कल ही इंडिया टीवी के एक रजत शर्मा है, जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने अपना शो का नाम रखा था कि बम में नहीं है दम, चुनाव आयोग नहीं है कम। अब मतलब जहां तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन पे सवालों को मतलब चुनाव आयोग को डाला जाता है कि भाई इसका स्पष्टीकरण दीजिए। अब इसको लेकर आप खुद ही काट रहे हैं कि नहीं है दम, चुनाव आयोग नहीं है कम, जो आप बात कह रहे हैं। जी तो बढ़िया जवाब दिया ना सुप्रिया से, तुमको बढ़िया जवाब दिया, है ना। तो यही तो टकराहट हो रहा है। तो सुप्रिया सुनीत ने जो जवाब दिया तो जाहिर तौर पर रजत शर्मा की जो पॉपुलैरिटी है उसने एक लाइन कह करके उनको समाप्त कर दिया। उनको वह नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे इसके चलते अगर वहां से आगे बढ़ करके उस पर लोग विमर्श कर रहा है तो जाहिर है कि उसके क्रेडिबिलिटी पर, पत्रकारिता के जो विभिन्न आयाम है उसके साथ पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। अब आप बिहार के अंतर्गत देखिए कि बिहार में अब तक ले राजनीति में के कितना रुपया चोराया सबका जो है सब पर्दाफाश कर रहा है, ये ठीक है कर रहे हैं प्रशांत किशोर, है ना। और डॉक्यूमेंटेशन के साथ कर रहे हैं। और चूंकि उसमें बेईमानी है इसलिए वो साफ झूठा भी नहीं साबित कर रहा है, तो जाहिर है कि यह तो समाज के सामने जा रहा है ना। कल ही वो अशोक चौधरी का जो किए 200 करोड़ के लिए ट्रस्ट बना दिया। हाँ,
और उसमें कुणाल का भी उन्होंने ये किया कि इनके ट्रस्ट के द्वारा मतलब ये किया जा रहा है, तो पूरा एक चिट्ठा खोल दिए। उसी तरह संजय जायसवाल पर देखा गया, मतलब किसको मंगल पांडे पर था, दिलीप जायसवाल को उन्होंने खोला ही, किसी को छोड़ा नहीं। हाँ, छोड़ा नहीं तो ठीक है, लेकिन पहले तो उसको लोग कहते थे कि बिहार में कांग्रेस का भी टीम, भाजपा का भी टीम है, लेकिन उसी का मुखिया हुए पर इतना लोगों का चेहरा वो खराब कर दिया था। इन लोगों का हो सकता है कि वोटे परसेंटेज गिरा दे, चुनाव में हार जाएगा सब लोग। तो कहने का मतलब है कि इसको अभिरुचि लेकर के इसलिए लोग सुन रहा है कि वहाँ बेईमानी है ना, और इस बेईमानी को कहा जाए कि भाई आज ये अपना बिटोर रहे हैं, और एक पैसा लालू यादव पर किसी ने यह नहीं साबित किया कि किस बैंक में उसका रुपया जमा हुआ है ना। ये करके जमीनों में लिखा लिया, घुमा फिरा कर लिखा लिया, तो उससे तो बेसी घुमा फिरा करके लिखा लिया अशोक चौधरी। तो ये जो ऐसा ईमानदार हो गए, वो बेईमान हो गए है ना, तो उससे तो बेसी रुपये कहाँ कहाँ जमा है आज पता चल रहा है। तो इसकी चर्चा जो है ईमानदारों में और उन लोगों का बेईमानों में हो रहा है। तो ये अभी तो जनता समझ रही है कि मैंने वो थोपा गया फैक्ट है। तो इसलिए सारी बातें एक साथ उभरी है। चूंकि इसी बीच में बिहार का चुनाव है, तो इन सभी बातों का लिटमस टेस्ट बिहार के चुनाव के अंतर्गत होगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि वर्तमान एनडीए सरकार इतना डरी हुई है कि पिछले 15 वर्षों में उसने जितना काम नहीं किया उतना पिछले 6 महीने कर दिया है ना। अमेरिका के अंतर्गत एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं, दबाव समूह। वो चुनाव के वक्त में और पहले भी सरकार पर इन्हीं बातों के लिए दबाव करता है कि इस बार राष्ट्रपति में हार जाएंगे अगर ये सुधार आप नहीं लागू करते हैं। तो उसी स्टेज से बिहार गुजर रहा है, और आने वाले दिन में सेंटर भी गुजर रहा है कि जीएसटी को आपने देखा कि उन्होंने डाउन कर दिया, रेट को डाउन कर दिया। इसका मतलब है कि मासेज में जो असंतोष है बिल्कुल उसको भी वो लोग समझ रहा है। हाँ, देश की जनता ने अकेले 400 के दवा करने वाला को 240 सीमेंट दिया। आने वाले दिनों में कोई गारंटी है कि वही रहेगा? चिंता तो बढ़ी हुई है। कानून का अंतर्गत पालन नहीं है। आपने सबके लिए नियम लगा 75 वर्ष में लोग रिटायर करा देगा है ना, हमको छोड़ कर करके इसका भी एक संदेश जा रहा है। सब मिला जुला कर करके बिहार भारत की और देश की सत्ता के लिए अभी का स्थिति जो है सो बहुत ही अच्छा नहीं है, और एक विशाल आबादी उसके खिलाफ है। कुछ लोग जो उसके चमचे हैं, जिसको भक्त कहा जाता है, चाहे अंधा भक्त कहा जाता है, उसको छोड़ करके मेरे विचार से अभी बहुमत लोग खिलाफ हैं। चुनाव जीतना अलग बात है, क्योंकि अब तो आ गया है कि चुनाव तो दूसरे तरीके से जीता जा रहा है। फिर भी हमें मनाना चाहिए कि हम शौक से रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, सहयोग से रहें, है ना, और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के मुस्तैद रखने के जनता के लिए हर प्रयास की। आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हाजिर होंगे एक विशेष टॉपिक पर, विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष दिन। तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। नमस्कार। मेरा यह कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो 3 चीज़ें करना ना भूलें: लाइक, कमेंट और शेयर। अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी खबरें आपको पहले मिल सके।